हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है श्याम गौरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला स्टूडेंट क्लास 11 की फिजिक्स और चैप्टर नंबर 3। तो यहाँ पर अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 को। और चैप्टर नंबर 3 अगर आप बोर्ड में देखेंगे तो आपको नाम मिल जाएगा मोशन। वैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मोशन इन वन डायमेंशन। अब जरा इस बात को समझते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, क्योंकि यही मेरा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है स्टूडेंट। तो मैं आपको बहुत आसान तरीके से पूरा समझाने की कोशिश करूंगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है स्टूडेंट्स। तो ये बता दूं कि मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि कार है, अगर आप कार को देखते हैं स्टूडेंट्स तो कार क्या होती है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन मतलब एक ही एक्सिस पे मूव करती है। आपको पता है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जानते होंगे ना लोग। तो क्या है, अब यहां देखिएगा स्टूडेंट, अब ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। अगर कोई गाड़ी या लिफ्ट, अभी देखें कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ एक ही मोशन कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में कर रहा है, इसीलिए कहलाता है मोशन इन वन डायमेंशन। अब सवाल ये पैदा होता है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ वाई एक्सिस में ट्रेवल कर रहा हो, वाई एक्सिस में मूव कर रहा हो, तो इसका मतलब क्या, वो भी मोशन इन वन डायमेंशन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ जेड एक्सिस में मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या, वो भी मोशन इन वन डायमेंशन होगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट दोनों एक्सिस में मूव करे, वो एक्स एक्सिस में भी करे और वाई एक्सिस में, मतलब कि यहां कहीं मूव कर रहा हो, है ना, ये हो सकता है बिल्कुल। तो ये आप जो मोशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोशन इन टू डायमेंशन। ऐसा मोशन जो दोनों एक्सिस पर होता है उसे हम कहते हैं मोशन इन टू डायमेंशन, जो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कैसे होगा। अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो तीनों एक्सिस में मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, मोशन इन 3 डायमेंशन। आसान जबान में समझाया। अब आया अपने टॉपिक की तरफ बढ़ता है स्टूडेंट कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है। सबसे बड़ा फर्क मैं आपको जो बताने जा रहा हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर, वो क्या है कि जो डिस्टेंस होता है स्टूडेंट वो एक स्केलर क्वांटिटी है और जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस बात को मैं यहां लिखता हूं स्टूडेंट्स, क्या लिखूंगा, पहला पॉइंट कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और यहां पे बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब मुझे बताएं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में फर्क क्या है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि स्केलर और वेक्टर में क्या फर्क है। स्केलर क्वांटिटी के पास जस्ट मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एक ए पॉइंट है, एक हमारे पास बी पॉइंट है, क्लियर है। अब हुआ कुछ इस तरीके से स्टूडेंट कि यहां से लेके यहां तक का सीधा जो फासला है वो है 20 मीटर का, क्या है, 20 मीटर का फासला है। अब मैंने पूछा आप लोगों से, सवाल है मेरा कि इसमें मैग्नीट्यूड क्या है। आप बोलेंगे सर ये जो 20 लिखा हुआ है दिस इज मैग्नीट्यूड, क्या है ये मैग्नीट्यूड है। और इसके साथ जो मीटर लिखा हुआ है दिस इज अ यूनिट, दिस इज अ यूनिट, क्या है ये, यूनिट है, क्लियर है। तो ये अभी हमारे को जो दिख रहा है 20 मीटर, ये क्या है, डिस्टेंस है। ये स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है स्केलर क्वांटिटी के पास। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होता है और साथ में एक डायरेक्शन भी होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी गया तो वो किसी खास डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर मैं मूव करता हूं कि सिर्फ नॉर्थ की तरफ, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ, नॉर्थ की तरफ मूव करूं, या सिर्फ ईस्ट की तरफ मूव करूं, या तो सिर्फ वेस्ट की तरफ मूव करूं, या तो सिर्फ
किसी भी डायरेक्शन में आप देख लें तो सिर्फ खास डायरेक्शन में मूव करना है। अगर आप नॉर्थ में मूव कर रहे हैं तो नॉर्थ में ही मूव करते रहे, अगर आप ईस्ट में मूव कर रहे हैं तो ईस्ट में मूव करते रहे, या तो आप दोनों के दरमियान में नॉर्थ ईस्ट में मूव करना चाहें, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, स्पेसिफिक होगी, खास डायरेक्शन में मूव करेंगे आप। अब देखें ए से बी में जा रहा हूं, एक खास डायरेक्शन में जा रहा हूं, है ना, तो इसका मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं ईस्ट की तरफ जा रहा हूं। क्या जा रहा हूं, ईस्ट की तरफ जा रहा हूं। तो अब मैंने क्या बोला, किसी ने मुझसे पूछा कि आप जो 20 मीटर ट्रेवल कर रहे हो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो, तो मैंने बताया कि मैं जा रहा हूं 20 किलोमीटर, किलोमीटर किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ। अगर मैंने ईस्ट लगा दिया इसका मतलब मैंने डायरेक्शन इंक्लूड कर दी, और जब डायरेक्शन हम इंक्लूड कर देंगे तो वो बन जाती है वेक्टर क्वांटिटी। तो एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिला, अगर आप डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं करते तो वो डिस्टेंस है। अब अगर से पूछता है कि यहां से लेके यहां तक का फासला क्या है, डिस्टेंस क्या है, बोलेंगे सर 20 मीटर है, लेकिन मैं पूछूं कि इसका अगर डिस्प्लेसमेंट क्या है तो आप बोलेंगे सर 20 मीटर ईस्ट की तरफ, ये बनेगा डिस्प्लेसमेंट। अब आए और अच्छे तरीके से समझते हैं इस बात को, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को स्टूडेंट्स। अब देखें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक और चीज मैं बता दूं, दोनों के यूनिट क्या होंगे, सेम, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, लेंथ ही तो है, फासला ही तो है, लेकिन फर्क क्या है, सिर्फ स्केलर वेक्टर का आ रहा है, डायरेक्शन का आ रहा है, किसी में डायरेक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्शन है। दोनों के यूनिट क्या रहेंगे, सेम। इसका यूनिट भी क्या होगा, ऐसा यूनिट मीटर, इसका ऐसा यूनिट भी क्या होगा, मीटर। तो पहले इस बात को भी लिखते हैं, फिर क्या आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा यूनिट इज SI यूनिट इज मीटर। चलो भाई अब बात करते हैं स्टूडेंट्स आगे। अब हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और हाई लेवल पे जाके। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने बोला ये एक A पॉइंट है और ये आ गया एक B पॉइंट। अब मेरे पास A से B जाने के 3 रास्ते। एक रास्ता तो ये है कि मैं डायरेक्ट A से B चले जाऊं, एक रास्ता ये, दूसरा रास्ता ये है कि मैं यहां से यूं करके चले जाऊं, सही है, और तीसरा रास्ता ये है कि मैं यूं घूम के गलियों से यूं घूम के यहां पहुंच जाऊं। 3 रास्ते। अब मेरा सवाल ये पैदा हो रहा है स्टूडेंट, इन तीनों रास्ते में से कौन सा ऐसा रास्ता है जिसका डिस्टेंस A पॉइंट से B पॉइंट तक क्या हो, बहुत कम हो, A से B तक क्या हो, बहुत कम हो। तो आप बोलेंगे सर सबसे छोटा जो फासला A से B तक का है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A से B तक का है, वो यही वाला है जो सीधा ही सीधा हम चले जाएं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, हम डिस्प्लेसमेंट को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या बोला जाता है कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कम फासला तय किया हुआ हो, उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहां मैं पॉइंट को लिख देता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। लिख दीजिए आगे। चलें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मुझे पता चल रहा है कि A से B जब मैं जा रहा हूं, मैं खुद खास डायरेक्शन में जा रहा हूं, लेकिन अगर आप यहां देखें, ये A से B तक मैं यहां से जाऊं, यहां से अगर जाऊं तो अगर आप देखें तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज। तो आप मुझे बताएं, इस अगर डायरेक्शन जाता हूं तो आप किसी को ये बता सकते हैं कि मैंने यहां से लेके यहां तक जो गया इस डायरेक्शन में, आप कभी भी किसी को यहां से गया तो आप कभी भी क्या किसी को डायरेक्शन बता सकते हैं कि मैं यहां से यहां तक पहुंचा, लेकिन आप यहां से यहां तक पहुंचे सही, किस रास्ते से पहुंचे, तो आप गली गली बताएंगे, कोई डायरेक्शन नहीं बताएंगे कि नॉर्थ से आया हूं साउथ से आया ना, ये नहीं बताएंगे। तो आपसे उसको क्या बताएंगे, डिस्टेंस बता देंगे। क्लियर है? तो ये डिस्टेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है, डायरेक्शन का फर्क है। अब जैसे कि यहाँ, अब मैं यहां से लेके घूम घूम के पहुंच गया वहां पर, लेकिन मैं यहाँ पर कोई खास डायरेक्शन में नहीं चला। कभी मैं उधर नॉर्थ की तरफ चले जाता हूँ, कभी मैं ईस्ट की तरफ चले जाता हूँ, फिर मैं कभी कहीं नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाता हूँ, ऐसे चल रहा था, डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा था। तो इसीलिए ये डिस्टेंस होगा। ये क्या होगा, पूरा फासला डिस्टेंस होगा, ये भी क्या होगा, डिस्टेंस होगा। लेकिन सिर्फ ये जो A से B तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपने किसी खास डायरेक्शन में ट्रेवल किया होगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इस बात को स्टूडेंट। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं ताकि आप इस बात को और अच्छे तरीके से समझ पाए स्टूडेंट्स। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अब मैं यहां पर एक पाथ बनाने जा रहा हूं। ये हमारे पास एक पॉइंट A है, ये हमारे पास एक पॉइंट B है, ये हमारे पास एक पॉइंट C है। क्या हुआ कि A सबसे पहले इनिशियल पॉइंट, यहां से पहले यहां आया, फिर यहां से पहले यहां आया, सही है।
क्लियर है? यहां से ये हो गया हमारा डिस्टेंस। ए पॉइंट से हमें पहुंचना था सी पॉइंट पे, हमें क्या पहुंचना था, ये हमारा क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट। ये क्या आ गया हमारा, इनिशियल पॉइंट आ गया। और ये हमें पहुंचना कहां है, सी पर, तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल पॉइंट आ गया। अब मुझे पहुंचना है पॉइंट ए से पॉइंट सी तक, तो मैं क्या करूंगा, पहले बी तक जाना पड़ेगा, फिर बी से सी तक जाना पड़ेगा। तो ये मैं जो करूंगा ये होगा डिस्टेंस। क्या होगा, डिस्टेंस। यहां से लेके यहां तक सपोज कर ले 5 मीटर है, और यहां से लेके यहां तक सपोज कर ले 4 मीटर है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, ये तो डिस्टेंस है ना, ये तो क्या है, डिस्टेंस है। मुझे तो मालूम करना है स्टूडेंट्स क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस पूरा होगा, यहां से लेके यहां तक पूरा डिस्टेंस होगा। तो इन दोनों को ऐड कर दें, 5 + 4 कितना होगा, 9 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 9 मीटर। ये क्या है, डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस आया है हमारे पास 9 मीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी आपको बताया, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा कि मैं यहां से डायरेक्ट चले आऊं कहां पर, सी पे। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर आप ये गौर करें तो ये आपको नजर आ रहा होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो यहां पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, आपको याद होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इंटू बेस का इक्वल टू बेस का स्क्वायर इंटू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब मुझे बताएं, ये हमारा हाइपोटेनस, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारी बेस। तो यहां हाइपोटेनस हमें मालूम करना है, सही है। उसके बाद बेस क्या है, 5, सही। बेस क्या है, 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है, 4 मीटर, 4 4 का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 25 और 16 कितने हो गए, आप बोलेंगे सर 25 और 16 हो जाएंगे 41 हो जाएंगे, ऐसा ही है। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। और इसका रूट 41 आप जब निकालेंगे तो आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी, है ना। तो उस वैल्यू को मैं आपके सामने लिख देता हूं, सही है, टाइम बचा के आपका। तो यहां हो चुका है, देख ले जरा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 6.403 मीटर। अब एक और चीज नोट करने वाली है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप यहां देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है, आपको ये नजर आया डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है। डिस्प्लेसमेंट 6.403 आया है और डिस्टेंस आया है 9 मीटर। तो एक और बात हमें पता चली, तो मैं यहां लिख देता हूं, मैं यहां मिटा देता हूं इस बात को। और यहां पर आपको मैं बताऊं एक और नई चीज क्या मिली हमारे को, नई चीज ये मिली, क्योंकि एमसीक्यूज आता है, मैं आपको बताता हूं कैसा एमसीक्यूज आता है। तो याद रखिएगा, तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होगा हमेशा, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, सही है ना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। क्या बोला मैंने कि डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकती है और डिस्टेंस की वैल्यू बराबर तो हो सकती है, और हमेशा क्या होगी, बराबर, या डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज्यादा होगी। सर आपने क्या बात करी, अभी समझ में नहीं आई, क्यों टेंशन ले रहे हैं, समझाता हूं इस बात को, टेंशन थोड़ी लेनी है आप लोगों को। चलें एक बात बताता हूं, जल्दी से देखिएगा। देखिए जो मैंने बात बोली ना वो ये है कि एक ए पॉइंट ये आ गया, एक ये बी पॉइंट आ गया, इन दोनों का मैंने फासला ले लिया। अब मुझे ये बताएं, यहां से लेके यहां तक ये बॉडी आ गई, मतलब ये बॉडी यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक फाइनल पोजीशन पे पहुंच गई। तो यहां से लेके यहां तक जो से ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस भी कहलाएगा, और इतने स्पेसिफिक डायरेक्शन ट्रेवल किया इसे डिस्प्लेसमेंट भी कहलाएगा। तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो गए। मैग्नीट्यूड के हवाले से बात कर रहा हूं मैं, सही है ना। तो ये यहां से लेके ए से लेके बी तक का पॉइंट तक डिस्टेंस क्या हो गया, 20 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 20 मीटर। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, दोनों का सेम हो गया। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, 20, दोनों की वैल्यू क्या होगा, सेम। तो इसलिए मैंने बोला कि डिस्टेंस इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू जो मैंने आपको छोटा सा साइन लगाया, इसका मतलब क्या है, इक्वल टू, मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है और उससे हमेशा क्या होगा, ज्यादा भी होगा। देखें इस केस में देखें तो हमेशा हमने डिस्टेंस जो निकाला वो आया 9 मीटर, है ना, और हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला वो क्या है, 6.403। तो डिस्टेंस है, हमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस के मुकाबले में
कम है, वैल्यू कम है इसकी, तो इसीलिए याद रखिए, पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि एमसीक्यू इस तरीके से आता है कि हमें बताया जाए हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो लेते हैं। क्या लेते हैं? रेशियो का मतलब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो दो केस बनते हैं। इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो दो केस हमारे पास सामने आते हैं। या तो ये होगा कि डिस्टेंस को डिवाइड करवाऊंगा टाइम से, सही है, सॉरी टाइम से नहीं, डिस्प्लेसमेंट से, सही है, डिस्प्लेसमेंट से, सही है। एक केस ये होगा कि ये दोनों, अगर ये दोनों बराबर है तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अगर ये भी 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर है, तो 20 डिवाइड बाई 20 क्या होगा? 1 होगा। अगर ये भी 15 है और ये भी 15 है, तो 15 डिवाइड बाई 15 क्या होगा? 1 होगा। एक तो ये आंसर मिलेगा, मैं इनका रेशियो लेंगे तो। और अगर मैं डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस क्या हो, ज्यादा हो सकता है वैसे, जैसे इस केस में देखें तो 9 आ गया, और इसको हम अप्रोक्सीमेटली मैं ले लेता हूँ 6.5 ले लेता हूँ, या तो आप मैं 6 ही रख लेता हूँ, सही है ना, आगे समझाने की आसानी हो ना आपको। तो ये आ गया। अब 3 2 का क्या होगा? 6, और 3 3 का क्या होगा? 9, समझे। तो अब यहाँ देखिए, अब हमें वैल्यू यार कुछ अलग मिल रही है, और ये जो वैल्यू आपको मिलेगी ना, वो 1 से बड़ी ही मिल रही होगी, है ना। तो इसका मतलब अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो लेते हैं, अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो लेते हैं, तो याद रखिएगा या तो वैल्यू 1 आएगी या 1 से बड़ी आएगी। और अगर इसी को उल्टा कर दें, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर और डिस्टेंस को नीचे, तो वैल्यू क्या होगी? 1 आएगी और 1 से छोटी आएगी। क्लियर है? चलिए, ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपके सारे कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूं यहीं पर ही, ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। अब एक और मेन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वो मेन पॉइंट क्या है पता है आपको? याद रखिएगा, ये भी बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है। अभी मैं आपके सामने एक सर्कल बनाने जा रहा हूं। क्या बनाने जा रहा हूं? एक सर्कल। ये आ गया सर्कल, ये आ गया सर्कल का सेंटर आ गया। अब एक ऑब्जेक्ट है वो यहां पर है, एक ऑब्जेक्ट है वो यहां पर है, पता है, सही है, यहां पर है। अब क्या हुआ, उस ऑब्जेक्ट ने यहां से लेके पूरा घूम के आया और वापस वहीं आ गया। क्या किया उस ऑब्जेक्ट ने? यहां से शुरू हुआ, यहां पर पूरी रेस देखी आप लोगों ने कभी? देखी होगी बिल्कुल। क्या करते हैं हम रेस के अंदर? जिस पॉइंट से हम स्टार्ट होते हैं उसी पॉइंट पे आके रेस खत्म हो जाती है, देखा है? तो समझ लें ये रेस है, और ये रेस यहां से शुरू हुई और क्या हुआ, गाड़ी यहां आके वापस यही पहुंच गई। अब मेरे जहन में एक सवाल पैदा होता है, और वो ये है स्टूडेंट कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सोचे जरा, सोच लिया? तो याद रखिएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना वो 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। पूरा लिख दीजिएगा आप लोग। तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अब डिस्टेंस की बात करते हैं, तो स्टूडेंट डिस्टेंस तो 0 नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस इसने फासला तो कुछ ना कुछ कवर किया है। और आपको पता है सर्किल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो तो इस सर्किल की क्या होती है? लेंथ होती है। तो इसका मतलब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 2 पाई आर। सर्किल का सर्कमफेरेंस को देख लेंगे, 2 पाई आर आ गया, समझे। तो डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया? 2 पाई आर, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो 0 है। तो एक और बात हमें पता चली, ये पता चली स्टूडेंट, अगर if the starting point and ending point are same, then displacement will be 0। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि अगर कोई भी बॉडी का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर सेम है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल एक और बात से समझा देता हूं। ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है। एक ऑब्जेक्ट गया यहां पर और वापस इसी तरीके से आ गया, तो अब मैं पूछूंगा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि वापस इनिशियल पॉइंट भी ए है, फाइनल जिस पॉइंट में वापस आया वो भी वही है, ए ही है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ ट्रेवल किया ही है। समझ में आई ये बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है मैंने कि अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो जाता है तो याद रखिएगा उसका डिस्प्लेसमेंट, उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, लेकिन डिस्टेंस होगा जरूर। अब मैंने डेफिनेशन भी आप लोगों के सामने लिख चुका हूं, तो देख लेते हैं इसको भी। क्या है डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन? पढ़ लेते हैं, आसान है बिल्कुल। द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्पेसिफिक का मतलब क्या है? कोई खास डायरेक्शन में, है ना।
आगे इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इतनी आसान डेफिनेशन है कि कोई भी पोजीशन होगी, पोजीशन में चेंज आना, पोजीशन में चेंज आ रहा है ना, ए से लेके बी तक जाना, पोजीशन में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप बोलेंगे सर आ रहा है, पहले ए पे थी अब बी पे आ गई, पोजीशन चेंज हो गई। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, कोई खास डायरेक्शन में होनी चाहिए, या तो ईस्ट में हो, या तो नॉर्थ ईस्ट में हो, या तो नॉर्थ वेस्ट में हो, कोई खास डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस की डेफिनेशन के ऊपर। क्या लिखी हुई है? लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, जो लेंथ होती है, फासला होता है, कोई एक्चुअल पाथ, चाहे वो कोई सा भी पाथ हो, ए पॉइंट ये आ गया, बी पॉइंट ये आ गया, अब वो यूं करके घूम के चले गया, सही है। अब ये जो पाथ है, पाथ तो है ना, रास्ता तो है ना, तो इसने जो ट्रेवल किया, एक्चुअल जो पाथ था, सही है, ट्रेवल बाय अ पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल हो सकता है जिसने ट्रेवल किया हो, लेकिन वो क्या होगा? मोशन में होगा। क्लियर है? मोशन में करेगा, जो भागेगा, दौड़ेगा, चलेगा, मोशन में तो पहुंचेगा ना उस पॉइंट पर। क्लियर है? वो हमारी क्या होगी? लेंथ, मतलब डिस्टेंस होगा। क्लियर है? तो यहां जाके टॉपिक तो कंप्लीट होता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आपको मुझे कुछ चीजें बतानी है, तो मैं बता देता हूं। देखिए, कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है जो मैं आपको समझाया यहाँ पर आज की वीडियो में स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह आपकी जो भी कंफ्यूजन होगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हवाले से इंशाल्लाह क्लियर हो चुकी होगी। इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा स्टूडेंट वो होगा वेलोसिटी और स्पीड के ऊपर। यहाँ भी बड़ी कंफ्यूजन रहती है ना, तो वो भी क्लियर करूंगा। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, सही है, तो वो सुन लीजिएगा जरा। तो भाई देखो स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये टॉपिक तो एंड हो रहा है, लेकिन आपको कभी कभी कुछ ऐसी चीज भी देखने को मिल जाती है। देखिएगा जरा, ये मैंने बनाया कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, सही है। अब यहाँ से ये आ गया पोजीशन वेक्टर, एक ये आ गया, और ये पोजीशन वेक्टर एक और आ गया। ये पोजीशन वेक्टर R1 है और ये पोजीशन वेक्टर R2 है। और आपको मैंने और चीज नहीं बताई कि सिंबल क्या हो गए। याद रखिएगा, डिस्टेंस को हम स्मॉल डी से शो करते हैं, डिस्टेंस को हम स्मॉल डी से शो करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को भी हम स्मॉल डी से ही करेंगे। लेकिन क्या करेंगे, उसके ऊपर एक एरो बना देंगे, क्योंकि एरो से क्या पता चल रहा है? दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? तो ये सिंपल है इनके। आगे देखें, अब मुझे ये बताएं कि इन दोनों में से डिस्प्लेसमेंट कौन सा है। तो आप बोलेंगे सर इन दोनों में से कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम करना पड़ेगा ना। तो इन दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ये होगा, ये होगा, सही है। तो इनिशियल पॉइंट में सपोज कर लेता हूं R1 है, फाइनल पॉइंट जो है वो R2 है। तो मुझे मालूम करना है डेल्टा R, चेंज इन पोजीशन मालूम करना है। तो क्या होगा? फाइनल मैंने बोला R2 को माइनस करवाऊंगा इनिशियल को, सही है, फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो मुझे डेल्टा R मिल जाएगा, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर है? याद रखिएगा, हमेशा फाइनल में से इनिशियल को ही माइनस करिएगा, गलती मत करिएगा इंशाल्लाह। और जब मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो और ज्यादा क्लियर होगी ये बात। क्लियर है? इंशाल्लाह आपके सारे कॉन्सेप्ट अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो चुके होंगे। तो मैं थोड़ी देर रुक जाए, अभी वीडियो एंड नहीं कर रहा, पहले मैं आप लोगों को कुछ एमसीक्यू सॉल्व करवाता हूं, तो उसके बाद ही इस वीडियो को मैं एंड करूंगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब आप लोगों के सामने आ चुके हैं एमसीक्यूज, 4 एमसीक्यूज है। जल्दी से उसको समझा के इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो जल्दी से देखिएगा, लिखा हुआ क्या है? इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज 0, बोल रहा है कि अगर किसी बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया वो 0 हो जाए तो बताएं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो यार जाहिर सी बात है, जब डिस्टेंस ही 0 हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी जाहिर सी बात है क्या होगा? 0 होगा, मस्ट बी 0। चले आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज 0 देन डिस्टेंस कवर्ड। तो याद रखिएगा, बोल ये रहे हैं कि अगर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तो हमें बताएं उसका डिस्टेंस क्या होगा। सीधे और थोड़ी दिमाग में बात लाएं, जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। मैंने बोला था कि ए पॉइंट है और एक पॉइंट बी है, क्या हम ए से बी पे गए फिर बी से वापस ए पे आ गए, तो हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो जाता है तो याद रखिएगा उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा, है ना। ये तो डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगा। तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत ही होगा, कैन नॉट बी
जीरो, सही है। तो कैन नॉट बी जीरो मतलब सीधी सी बात है डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। लेकिन दूसरा केस, ये तो पहला केस था, अब दूसरा केस तो ये है कि कोई बॉडी है वो मूव ही ना करे, कोई बॉडी है वो मूव ही ना करे तो वो डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं करेगी और उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, जीरो। इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो जीरो भी हो सकता है या और जीरो नहीं भी हो सकता है, तो दोनों केस है। तो हम यहाँ बोलेंगे मैं शायद और मैं नॉट भी जीरो, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता जीरो। क्लियर दोनों बात। तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस इज। अभी मैंने आपको बताया था कि बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर आएगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर आएगा और डिस्टेंस क्या आएगा, नीचे आएगा। तो भाई देखिए एक केस तो ये होता है कि अगर आपको पता है एक केस तो ये कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाते हैं, और जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गए तो अगर 20 वैल्यू है ऊपर तो नीचे भी 20, तो 20 डिवाइड बाई 20 क्या होगा, 1। ये तो एक वैल्यू आएगी 1। लेकिन हमने आपको दूसरी बात क्या बोली थी कि डिस्टेंस बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, और डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। तो डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू वाली कंडीशन अप्लाई हो चुकी है, अब ग्रेटर वाले अप्लाई करते हैं। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो 2 डिवाइडेड बाय 3। तो इसका जो आंसर निकालेंगे क्योंकि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा, तो 2 से बड़ा क्या होगा, 3। तो मैंने दिया 3, डिस्टेंस आ गया 3 और डिस्प्लेसमेंट आ गया 2। तो 2 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपको हमेशा आंसर क्या मिलेगा, 1 से छोटा ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है, कौन सा वाला करेक्ट होगा, 1 भी हो सकता है और 1 से छोटा भी। तो आ जाओ देखें, तो यहां देखें क्या लिखा हुआ है, इक्वल बराबर भी हो सकता है और लेस देन 1 के इक्वल भी हो सकता है और 1 से छोटा। तो ये वाला सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है अ बॉडी कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर अलोंग अ सेमी सर्कल पाथ, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज। बहुत आसान है, ऐसा देखें तो ये हमारे पास आ गया एक सर्कल, ये आ गया उसका सेंटर। अब ये हमसे सर्कल की बात नहीं करी, हमें बोला सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का हाफ, सेमी सर्कल ये होगा, ये हो गया सेमी सर्कल। क्लियर इतनी बात। अब देखिए भाई, अब यहां पर ये पूरा सर्कल होता है, इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ होती है 2 पाई आर, ये पूरे सर्कल की लेंथ होती है। अब तो हम बात कर रहे हैं सेमी सर्कल की, तो सेमी सर्कल का क्या होगा, मतलब हाफ, तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये हमारे पास जो पाई आर बचेगा वो होगा सेमी सर्कल की लेंथ। मतलब अगर बॉडी यहां से लेके यहां तक आई है तो यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, कितना हुआ होगा, पाई आर। इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पाई आर हो गया। डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हमारे पास हो गया, डिस्टेंस हमारे पास हो गया पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो भाई देखिए सेंटर से लेके कोने तक का फासला आर हो गया, सेंटर से लेके कोने तक का फासला आर हो गया, तो आर प्लस आर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अब हमसे बोल रहा है इन दोनों का रेशियो बता दो, बहुत आसान सी बात है, मैंने बोला बता देता हूं भाई। क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्टेंस ऊपर आएगा और डिस्प्लेसमेंट नीचे आएगा। डिस्टेंस कितना है, पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2r। r से r कैंसिल हो गया। अब पाई की क्या वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और r और हमारे पास बचेगा 2, सही है, 2 बचा ना ये रहा। अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, 11/7। और इसको रेशियो की टर्म में कैसे लिखेंगे, 11/7। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए वाला क्या है, करेक्ट है। तो यहां जाके स्टूडेंट्स आज की वीडियो को स्टूडेंट्स एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और जरूर क्लिक करिएगा। और स्टूडेंट्स मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप जल्द और जल्द पूरे कोर्स को कंप्लीट करूं फिजिक्स के और केमिस्ट्री के। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।